F&O जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो पहले 5 बड़ी बातों के साथ आज हम शुरुआत करेंगे। ओवरऑल मार्केट आज फिर से एक दायरे के अंदर है। हालांकि आज है एक वीकली एक्सपायरी, तो इस वीकली एक्सपायरी के अंदर उतार चढ़ाव काफ़ी रह सकता है मार्केट के अंदर। आज पहले एक आधा पौना घंटा तो बाजार तेज़ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके बाजार कमज़ोर होता गया। अभी आप निफ्टी देख पा रहे हैं, मामूली सिर्फ 6 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और ये ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास ही पहुंच रहा है। अब आज का दिन एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, आज हमने 17,600 को एक बार इंट्राडे में ब्रेक किया हुआ है। अगर आज हमको क्लोजिंग इसके नीचे मिल रही है या फिर इसके नीचे जा रहा है तो ये चिंता की बात हो सकती है। दूसरी बात, बैंक निफ्टी भी एक बार स्क्रीन पे ले आते हैं और उसके 5 बड़ी बातें भी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 80 अंकों के दायरे से फिलहाल अभी निफ्टी टूट रहा है, 17,630 के आसपास का सपोर्ट ले रहा है। 1 मिनट के लिए अगर आप ये मान के चलें कि 600 के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, 600 के नीचे जाने पर वीकनेस पड़ेगी। 42,250 के आसपास बैंक निफ्टी है, 12 में से 10 शेयर ऊपर हैं, इसलिए बैंक निफ्टी को टूटने में आज थोड़ी दिक्कत हो रही है। 42,000 एक अहम सपोर्ट है, ये गया तो मार्केट के अंदर 200 पॉइंट एक झटके से चले जाएंगे। 41,800 फिर एक नया सपोर्ट बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक 42,000 जा नहीं रहा, ज़्यादा एग्रेसिव शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। चुनिंदा आईटी, सरकारी कंपनीज, ऑटो शेयरों से आज मिल रहा है सपोर्ट मार्केट को। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपके सामने और रखना चाह रहे हैं और इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो स्पेसिफिक काम हो रहा है मार्केट के अंदर ये आपके काम आएगा, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से भांप रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। इसी तरह के चॉपी मार्केट के अंदर भी चौथी तिमाही के नतीजों से पहले एचसीएल टेक में हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। कल भी हमने आपके इसके रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू आपके सामने रखा था। आज मार्केट नो वेयर काइंड ऑफ है एचसीएल टेक के अंदर कि कहीं नहीं जा रहा, ना तो ऊपर ना ही नीचे। इससे पहले तक कल का टॉप लूज़र था एचसीएल टेक, आज अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये समझें कि काफ़ी हद तक उसने जो रिजल्ट्स हैं अगर थोड़े भी ख़राब आ रहे हैं तो उसको तो डिस्काउंट किया हुआ है। फार्मास्यूटिकल शेयर्स में आज मुनाफा वसूली है। डिविस लैब करीब 3% टूटा हुआ है। 3-4 दिन की अच्छी तेज़ी के बाद आज फिर से फार्मास्यूटिकल शेयर्स के अंदर हमको वापस प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। ध्वनि पटेल कल हमारे मेहमान थी, उनका रिपोर्ट कार्ड और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल ध्वनि पटेल ने बलरामपुर चीनी के बारे में हमको रिकमेंडेशन दी थी, करीब 2.5% तक का गेन वहाँ पे आया होगा। मैरिको पे भी बेचने की रिकमेंडेशन थी, करीब 2% का गेन है। इसके अलावा उनके ज़्यादातर शेयर्स या तो चले नहीं इस समय, या तो उनका कहना कि स्टॉप लॉस लगा है, वो 1% 2% के दायरे में नहीं आ पाए। रही बात इंडाइसिस को लेकर, इंडाइसिस पे उनका व्यू नेगेटिव है, हालांकि उनका स्टॉप लॉस नहीं लगा। कल वो बैंक निफ्टी पे एक सेल कॉल देके गई थी, उनका स्टॉप तो नहीं लगा, बट स्टिल वो अभी भी इंडाइसिस पे नेगेटिव है। कुणाल बोथरा जी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका जरा करते हैं स्वागत। कुणाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपका वापस से दूसरी बार मैं शुक्रिया कर रहा हूँ, थोड़ा अर्जेंट आपने हमको समय दे दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया सर। इंडाइसिस पे पहले आए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। पहले निफ्टी को जरा चेक कर लें, ये 17,600 ना सर 3 दिन से बचा रहा है, उसको टेस्ट करा रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट है? 17,600 ऑप्शंस में तो दिख रहा है कि ये जा भी सकता है। धन्यवाद डिम्पी जी, शो पे इन्वाइट करने के लिए। आपसे चर्चा करने में हमेशा बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। इंडेक्स की बात करें तो हमें जो ये जो ओवरऑल पैटर्न है मार्केट्स को, इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। इसको देखना चाहिए कि लास्ट 10-15 डेज में मार्केट्स में एक्चुअली में क्या हुआ। हमने 1000 पॉइंट की एक बहुत ही दमदार रिकवरी देखी थी। 16,800 से हमने 17,800-850 के आसपास का एक 1000 पॉइंट्स रैली किया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 या 3 दिन से मार्केट्स थोड़ा सा एब ऑफ कर रहा है, गेन्स थोड़े से रिसीड हो रहे हैं। बट ये दायरे में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शंस लार्ज कैप्स में आ रहे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक में पोस्ट रिजल्ट्स जो प्राइस एक्शन हुआ था, जब हम उस लिहाज से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर भी बहुत मैच्योर मार्केट है जहाँ पे ये सारी नेगेटिविटी डाइजेस्ट हो रही है। तो इसे हालांकि मेरा मानना है कि 17,500 से 600 एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट बाइंग जोन बन सकता है। मेरा मानना है कि यहाँ पे बाइंग की जानी चाहिए 17,500 से 600 के बीच में स्पॉट लेवल्स पे। अगर इस जोन को हम टच कर लेते तो अच्छी बाइंग की या अच्छी रिकवरी आ सकती है मार्केट्स में। 17,850 जो एक प्रीवियस स्विंग हाई था, उस लेवल्स का हम शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं, बट पॉसिबल है कि मार्केट उस लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में। सर अगर 17,500-600 के रेंज पे हमको बाय करना है, डेट के स्टॉप लॉस का रखें, क्योंकि उसके बाद ना ट्रेंड रिवर्सल भी हो जाएगा। अगर 17,500 गया तो फिर रिवर्सल भी आएगा, इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है।
17,500 और 600 बोल रहा हूँ, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो मेरा अनुमान से 17,450 का भी एक स्टॉप लॉस लगा दो, जो करीबन 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, वो भी एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े, मार्केट आपको थोड़ा इरिटेट भी करे। एक्चुअली इस तरह का चॉपी मार्केट इरिटेटिंग मार्केट होता है, ना बायर्स के हक में जा रहा होता है ना बुल्स के हक में जा रहा होता है। एक ही टेबल पे बैठे हुए दोनों लोग पैसा गंवा रहे होते हैं, कॉल्स वाले भी पुट वाले भी। और टिपिकली आजकल क्योंकि फ्यूचर्स के प्रीमियम हाई हैं तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं वीकली ऑप्शंस के अंदर लेके आएँ। देखिए, वीकली ऑप्शंस तब एक्टिव होते हैं जब आप बिल्कुल पिन पॉइंट पे एंट्री करें या एग्जिट करें। अदरवाइज तो इस तरह के चॉपी मार्केट्स में कॉल और पुट दोनों के एक्सरसाइज प्राइस यानी कि प्रीमियम्स जा रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रेड करना होगा। हालांकि कुणाल सर थोड़ा बुलिश है, उनका मानना है कि रेंज है 500 550 के आसपास एवरेज हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस केस में 100 रुपये जाएंगे और 250 रुपये 300 रुपये तक आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी ठीक है, मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से भी ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपका स्टॉप लगता है तो कटवाइएगा ज़रूर, टारगेट आने पर प्रॉफिट बुक करिएगा ज़रूर। लालच बुरी बला है, इसको मान के रखिएगा। इस तरह के चॉपी मार्केट में थोड़े थोड़े प्रॉफिट से भी बड़ा प्रॉफिट्स बनाया जा सकता है। ये 800 पॉइंट 900 पॉइंट का गेन बैक टू बैक मिलने वाला समय एक राउंड का हम देख के आ चुके हैं पीछे। खैर, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर, बैंक निफ्टी पर आपका कोई स्टांस है सर, कोई टेक? तो बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज एक्चुअली क्या हुआ है, लास्ट 3 से 4 दिन में निफ्टी में थोड़ी सी करेक्शन आई थी बिकॉज जो आईटी स्टॉक्स का जो वेटेज था उस लिहाज से, बट बैंक निफ्टी ने हायर साइड पे सपोर्ट किया है। तो जब ये इवन आउट हो जाता है तब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है और निफ्टी आउट परफॉर्म करने जाता है। तो मेरा मानना है कि शायद हो सकता है कि नेक्स्ट 3-4 डेज में बैंक निफ्टी एक फ्लैटिश दायरे में ट्रेड कर सकता है, जो करीबन हम देख रहे हैं 42,200-400 के आसपास का एक रेंज है। तो उस लिहाज से मैं बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा, बट अगर बैंक निफ्टी भी करेक्ट करे और अज्यूमिंगली अगर 41,800 के आसपास स्पॉट लेवल्स पे आ जाए तो वहां पे एक कॉन्ट्रा बाय बन सकता है बैंक निफ्टी में। फिलहाल करंट लेवल्स पे मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, इसको अवॉइड की कैटेगरी में डाल देते हैं। जब 41,800 आएगा तब देखेंगे। हालांकि ये बात सच है कि 42,000 का अहम सपोर्ट एरिया है मार्केट के पास। जब तक ये जाएगा नहीं तब तक 41,800 आएगा नहीं। हाँ, और एक और चीज़, 42,000 ब्रेक होते ही ना आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा 41,800 का। बहुत स्पीड से मार्केट नीचे लेके आएगा, क्योंकि जिस वर्टिकल राइज बैंक निफ्टी के अंदर हुआ है उसी का कम से कम अगर आप रिट्रेसमेंट भी माने तो 25% रिट्रेसमेंट भी इसको वापस ला सकता है 41,800 के आसपास। थोड़ा ध्यान रखिएगा, संभल कर ट्रेड कीजिएगा। हालांकि आज है वीकली एक्सपायरी, मैं आपको शॉर्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा और ना ही कुणाल सर आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बट हाँ, सावधानी के साथ ट्रेड करना ज़रूरी है। पोजीशन कम होगी तो ज़्यादा अच्छे से मैनेज भी हो जाएगा। अब हम स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कुणाल सर, 2 शेयर हमने निकाले हैं, एक तो है ट्रेंट और दूसरा है HDFC लाइफ। दोनों को ज़रा चेक कर लीजिएगा। ये दोनों मार्केट के फ्लेवर वाले स्टॉक्स नहीं है, ये थोड़े हटके वाले स्टॉक्स हैं। ट्रेंड और HDFC लाइफ टिपिकली ट्रेडर्स के कम होते हैं और दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया आज मूव कर रहे हैं। स्पेसिफिकली दोनों ही चार्ट्स की खासियत है कि ट्रेंड फॉर एग्जांपल डेली चार्ट्स में इसने अपना ब्रेकआउट को कंफर्म किया था। डेली चार्ट्स में मेरे अनुमान से शायद ये स्विंग ब्रेकआउट है। स्टॉक अपने 3 मंथ 4 मंथ हाई पे आ चुका है, तो यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ट्रेंड में। HDFC लाइफ की खास बात है कि लास्ट 3 से 4 दिन में जब स्टॉक ने एक छोटा सा करेक्शन दिया था उसके बाद एक वापस से उभर के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट रेंज को डिफाइन कर रहा है। तो दोनों ही स्टॉक्स में स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होगी। ट्रेंड में मोमेंटम स्ट्रैटेजी होगी, स्विंग ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी होगी। तो करंट लेवल्स 1390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि हो सकता है कि 1425 टू 1430 का लेवल्स ये आने वाले 1 से 2 दिनों में टेस्ट कर सकता है। 1370 का स्टॉप लॉस रख सकता है यहाँ पे। और HDFC लाइफ में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल होगा, तो जो हम कल की लो है 523 के आसपास, उस लो को हम स्टॉप लॉस रखते हुए HDFC लाइफ में भी लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे करीबन 545 का। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा हाँ है, लेकिन अलग अलग रीजनिंग की वजह से हाँ है। अगर आप चाहें तो पोजिशनली स्टॉप लॉस टारगेट के हिसाब से ले भी सकते हैं। जैसे 1370 एक स्टॉप लॉस बनेगा ट्रेंड का, 1425 और 1430 आपका टारगेट है। अब आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी चेक करेंगे, 1:2 का लगा हुआ है HDFC लाइफ। और एक और चीज़, जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे 1:2 कम से कम होना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता ना तो वॉल्यूम कम कर लेना,
कई बार क्या होता है 1:1/2 का होता है, 1:1 का भी रेशो होता है रिस्क रिवॉर्ड का। आप रिस्क लेने के लिए आते हैं मार्केट के अंदर, उसका एक ही तरीका है उसको बचने का, वो है लो द वॉल्यूम को कम कर दो। HDFC लाइफ 545 टारगेट, 523 स्टॉप लॉस, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये सभी के सभी लेवल्स हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। 2 शेयर और हैं सर जिनमें शॉर्ट कवरिंग आई कुणाल सर। फर्स्ट इज़ बाटा इंडिया, इसके पीयर्स काफ़ी चल रहे हैं, हालांकि मैं पीयर से कंपेयर ही नहीं करूंगा, उनका बिजनेस और बाटा का ऑल टुगेदर बहुत अलग अलग है। बाटा इंडिया और दूसरा है टाटा कम्युनिकेशन, ये पोस्ट रिजल्ट चल रहा है, रिजल्ट से पहले वीक था। आई थिंक इन दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बाटा इंडिया बहुत क्लासिक चार्ट बन सकता है, बिकॉज जब एक स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन या टाइम कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट देता है, तब उस ब्रेकआउट्स के सस्टेन और लास्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आई थिंक बाटा इंडिया का चार्ट्स वो इंडिकेट कर रहा है 1430 और 40 का ये जो लेवल था उसको ब्रेक करने में काफ़ी टाइम लगा है स्टॉक ने, करीबन 2 से ढाई महीने लगा दिए स्टॉक ने ब्रेकआउट करने के लिए। तो मेरा मानना है कि बाटा इंडिया इन दोनों में से काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट बन सकता है। अगर हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी देखें तो 1440 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं फ्यूचर्स लेवल पे, और अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक 1520 1540 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। तो बाटा इंडिया इन दोनों स्टॉक में से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, बाटा इंडिया पे ध्यान रखें। और हमारा ये भी मानना है कि इस समय का मार्केट ऐसा है कि यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इसी सिस्टम में और कुछ नए लोगों को अंदर आने का मौका मिल रहा है। ये कमज़ोर हाथ है, मजबूत हाथ है, थोड़ा 1-2 दिन में टेस्ट हो जाएगा क्योंकि हम क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज़ पे हैं। तो इसलिए थोड़ा वॉल्यूम कम रखेंगे, स्टॉक सिलेक्शन आपका अच्छा होगा तो काम बन जाएगा। इसी तरह के चॉपिंग मार्केट से भी पैसा बनाया जा सकता है। बस 2 चीज़ आपको ठीक करनी है, राइट स्टॉक एट द राइट टाइम एंड राइट एंट्री एट द राइट प्राइस। ये अगर आपको मिल गया तो आपका काम बन जाएगा, फिर स्टॉप लॉस की ज़रा चिंता नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी वाले शेयर्स आपके सामने रखते हैं। सर एक स्टॉक है आयशर मोटर, हालांकि इनके प्रोडक्ट्स वगैरह काफ़ी ठीक हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होता है कि थोड़ा चलने के बाद ना प्रॉफिट बुकिंग कराता है एक राउंड की। एक बार ज़रा चेक कर लीजिएगा, ये ज़्यादा सीवियर तो नहीं होने जा रही, यानी कि और तो नहीं टूटेगा आयशर, कोई सौदा बनता है कि नहीं। दूसरा डालमिया भारत, सेकेंड वे है जब डालमिया भारत के अंदर थोड़ा हमको क्रैक देखने को मिल रहे हैं। सेल साइड के लिए अवॉइड करूंगा, बिकॉज डीपीटी क्या इन दोनों की खास बात क्या है कि हमने एक पैटर्न देखा था। फॉर एग्जांपल मैंने कल टीवीएस मोटर्स को मॉनिटर किया था कल और परसों 2 दिन, तो स्टॉक में एक सिमिलर काइंड ऑफ अ पैटर्न था, एक बहुत कंसिस्टेंट प्राइस अप ट्रेंड था। 1 या 2 दिन की करेक्शन आई, बट वो करेक्शन बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो गई थी स्टॉक्स में और स्टॉक ने वापस अपने न्यू स्विंग हाई को बनाया। तो मेरे अनुमान से शायद सिमिलर पैटर्न आयशर मोटर्स में भी बन सकता है, तो मैं इस पर शॉर्टिंग के लिए फिलहाल अवॉइड करूंगा। हो सकता है पॉसिबल कि अगर स्टॉक वापस अपने कल के हाई जो करीबन 3285 3300 के आसपास है उस लेवल पे अगर आ जाए तो शायद वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बेटर बन सकता है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आयशर मोटर्स शायद यहाँ से बाउंस कर दे और 3300 के लेवल्स के आसपास आ जाए, तो मैं इसको सेल के लिए तो अवॉइड करूँगा। और दालमिया भारत की खास बात क्या है कि बिकॉज हम देख रहे थे कि लास्ट 4 से 5 दिनों में काफ़ी सारे सीमेंट स्टॉक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, इन सारे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी सेलिंग होती जा रही है, बट कहीं ना कहीं जो इंडिकेटर्स है वो शॉर्ट टर्म चार्ट्स में वो ओवरसोल्ड हो गए हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट में और दालमिया भारत में भी। तो मेरा मानना है कि एक रिवाइवल आना शायद लाजमी है इन स्टॉक्स में 1 या 2 दिनों में। तो यहाँ पे सेलिंग की एडवाइस मैं नहीं दूंगा दोनों ही स्टॉक्स में, बिकॉज मेरा मानना है कि दोनों ही स्टॉक्स यहाँ से इनफैक्ट एक बाउंस के लिए शायद प्रिपेयर हो सकता है। ओके ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स को हम अवॉइड करते हैं। ये हमने इस कार्यक्रम की खूबसूरती यही रखी है कि हमने एनालिस्ट को पूरा फ्रीडम दे रखा है कि आपको जो शेयर गिराना है सो गिरा दीजिए। कई बार तो ऐसा होता है सभी के सभी शेयर्स हमारे पास हो जाते हैं, कभी हमारे सारे शेयर्स गिर जाते हैं, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक चीज़ आपको जरूर मिलती है, वो है आपका फ़ायदा। आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाता है क्योंकि आप शेयर छोड़ना और पाना दोनों सीख जाते हैं कि अच्छा किस शेयर को पकड़ना और किस शेयर को छोड़ना है। मार्केट में ये कहा जाता है कि जिसको शेयर छोड़ने आ गए ना वो ज़्यादा अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर होता जाएगा। पकड़ना नहीं, शेयर छोड़ना जिसको आता है। 100 में से अगर आप 97 शेयर छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अनवाइंडिंग के 2 शेयर आपके सामने रखता हूँ, ओबेरॉय रियल्टी और बजाज फाइनेंस। सर इन दोनों को भी जरा चेक कर लीजिएगा। तो ओबेरॉय रियल्टी मेरे अनुमान से शायद एक कॉन्ट्रा बाय बन सकता है यहाँ पे।
अगेन सिमिलर थॉट जो मैंने पहले बताया था कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी एक बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी। ओबेरॉय रियल्टी करीबन 820 से करीबन 920 930 तक स्टॉक ने मूव किया था, वापस से थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी इनफैक्ट कॉन्ट्रा जोन बन सकती है ओबेरॉय रियल्टी पे। मेरी एक्सपेक्टेशंस इनफैक्ट रहेगी अपसाइड में कि स्टॉक वापस से 950 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ रियल एस्टेट पैक में लॉन्ग टर्म वाइज, मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाइज। तो मेरा मानना है कि ऐसे जो 30-40 रुपीज़ के डिप्स मिलते हैं ओबेरॉय रियल्टी और जैसे स्टॉक्स में, तो वो बाइंग की जानी चाहिए रादर देन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिकॉज जब हम कहते हैं कि ट्रेंड के साथ जितना आप ज़्यादा रहोगे उतना ही ज़्यादा लुक्रेटिव प्रॉफिट्स बन सकते हैं। तो ट्रेंड फिलहाल रियल एस्टेट स्टॉक्स में अपसाइड है, तो मैं इसको सेल के लिए तो कंप्लीटली अवॉइड करूँगा, बट यहाँ से ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजिशन बिल्ड कर सकते हैं जिनकी भी पोजिशनल टाइम फ्रेम थोड़ी सी लंबी हो। बजाज फाइनेंस एक ट्रिकी स्टॉक है, बिकॉज मैं लास्ट 1 वीक 10 डेज से इसको जब मॉनिटर कर रहा था तो ऐसा एक प्रतीत हो रहा है कि शायद एक जोन ऑफ कंसोलिडेशन पहुंच रहा है बजाज फाइनेंस में। स्टॉक 5900 के आसपास ही फ्लक्चुएट कर रहा है। 2 या 3 दिन पहले एक अच्छी सी स्विंग मोमेंटम आई थी, कल स्टॉक में मार्जिनल सेलिंग आई थी, तो एक मिक्स्ड रिएक्शन बन रहा है बजाज फाइनेंस में। तो बिकॉज ट्रेंड ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैं इस स्टॉक को भी अवॉइड करूँगा। ठीक है, शेयर को भी हम अवॉइड करते हैं। और रॉय को तो हम यहाँ पे छेड़ेंगे नहीं, उल्टा बॉटम ढूंढेंगे ताकि इसको रिवर्स करके इसको प्लस किया जा सके। तो बजाज फाइनेंस को फिलहाल अभी छोड़ रहे हैं। कुल मिला के जो शेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना होगा। जैसे बाटा इंडिया हमको मिल गया शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट, ये काफ़ी अच्छा लगा शेयर, में कुछ इस पर ध्यान रखा जा सकता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। कुणाल सर, आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो आप पहले बता दीजिए। तो 2 इंटरेस्टिंग पिक्स लाया हूँ मैं डिम्पी जी, बिकॉज मेरा मानना है कि दोनों ही स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट के कगार पे हैं और हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिनों में, हो सकता है कि आज या कल ही स्टॉक्स में अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। पहला है सिटी यूनियन बैंक, 130 के आसपास 131 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा 1 मंथ का चार्ट देखें, लाइन चार्ट्स में देखें, तो एक हायर हाइज एंड हायर लोस का पैटर्न बना रहा है स्टॉक। आज अपने स्विंग ब्रेकआउट के तरफ जा रहा है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बन सकता है। सिटी यूनियन बैंक 131 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 136 का इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 128.5 का रख सकते हैं। इसमें मदरसन सुमी या संवदना मदरसन, ये एक दूसरा स्टॉक है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइंग पैटर्न हो रही है। लास्ट 3 से 4 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इस स्टॉक में 69 के आसपास एक अचानक से बाइंग आ जाती है और स्टॉक इंट्राडे करेक्शंस को भी एब्जॉर्ब कर जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 69 का एक बहुत अच्छा बेस है, तो 68.75 का स्टॉप लॉस रख के संवदना मदरसन में भी बाइंग की सलाह दूंगा और शॉर्ट टर्म टारगेट्स यहाँ पे रख सकते हैं करीबन 75 to 76 का। ठीक है, 75 से 76 तक का टारगेट है। ध्यान रखिएगा इसका लॉट साइज थोड़ा बड़ा है, 6000 प्लस का इसका लॉट है संवर्धना मदरसन का। ये फ्यूचर्स में भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसमें एक सौदा ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा फ्यूचर नहीं लें तो स्टॉक्स को कैश में ले लीजिएगा, फिर आपके पास पूरा फ्रीडम रहेगा कितने शेयर आपको प्लस करने हैं। 75 आपका टारगेट, 68.75 आपका एक स्टॉप लॉस है और इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। खैर इस बीच कुणाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने सारे स्टॉक्स बताए, अपनी रिकमेंडेशंस भी दी और आज जस्ट शॉर्ट नोटिस पे आपने हमको ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।